हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हरकिरत सिंह। आज पॉलिटिकल क्लास के अंदर हम लेकर के आए हैं राज्य सरकार के बारे में। इससे पहले हम संघ सरकार को पढ़ चुके हैं और संघ सरकार के अंदर हमने संघ की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को देखा है। तो उसी प्रकार से आज हम राज्य सरकार के बारे में देखेंगे। तो जैसे संघ सरकार भाग 5 में थी 52 से 151 तक, तो ये आ जाएगी भाग 6 में 152 से 237 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रकार संघ सरकार के 3 अंग थे, उसी प्रकार से राज्य सरकार के भी 3 अंग होंगे और 3 अंग होंगे। और जबकि लोकतंत्र के स्तंभ पूछा जाए तो लोकतंत्र के कितने स्तंभ होते हैं? 4 स्तंभ होते हैं। तो देखिए, जब हम अंग पढ़ते हैं तो व्यवस्थापिका पढ़ते हैं पहले। व्यवस्थापिका जिसे विधायिका भी कहते हैं, रखिएगा, विधायिका। व्यवस्थापिका आता है। उसके बाद में हम देखते हैं कार्यपालिका और फिर देखते हैं न्यायपालिका। देखिए दोस्तों, उसी प्रकार से व्यवस्थापिका का काम क्या है? कानून बनाना। और कार्यपालिका का काम है उसको लागू करना। ठीक है, तो कानून बनाना। फिर हम बात करते हैं कानून को लागू करना। और यह बात आती है न्याय व जांच करना, जांच या समीक्षा करना उसकी। ठीक है, न्याय व जांच करना। उसके बाद देखिए, व्यवस्थापिका की बात करते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे पहले, लेकिन सबसे पहले जो आएगी कौन? वो कार्यपालिका आएगी। तो कार्यपालिका शुरू होती है अनुच्छेद 153 से 167 तक। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 152 से शुरू होती है राज्य सरकार। तो 152 के अंदर ही सबसे पहले राज्य सरकार की डेफिनेशन दी गई है। तो राज्य के बारे में परिभाषा दी गई है, राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। क्या परिभाषा दी गई है? जो परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है, जो परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है वही परिभाषा अनुच्छेद 36 में है राज्य की परिभाषा, और वही परिभाषा 152 में रहेगी। ठीक है, तो हम अनुच्छेद 12 में देखेंगे कि राज्य की क्या परिभाषा रहती है। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया है? राज्य शब्द की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। जैसे केंद्र की परिभाषा है ना कि भारत सरकार जो है, भारत क्या है? संघ राज्य है। भारत एक संघ शासित प्रदेश है या संघ राज्य है, यानी कि वो राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। उसी प्रकार राज्य जो है ये किसका संघ है? ये जिलों का संघ है, अपने उपखंडों का संघ है। ठीक है, तो देखिए आगे बात करते हैं। तो 153 से 167 तक, और फिर देखेंगे 168 से लेकर के 213 तक। ध्यान रखिएगा, वहां हमने 1 2 3 काउंट किया था और यहाँ हम 2 1 3 काउंट करेंगे। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 214 से लेकर के 237 तक। क्लियर? इसी प्रकार हम ढांचा देखेंगे इसको। और चलिए आगे देखते हैं। व्यवस्थापिका कानून बनाना है, तो कानून बनाने के लिए किसको बिठाया गया है? यहाँ पे विधानमंडल को। विधानमंडल, जिस प्रकार सेंटर में संसद होती है, यहाँ विधानमंडल होता है। 168 में विधानमंडल होगा। और विधानमंडल 168 में लिखा गया है कि राज्य में एक विधानमंडल होगा जो एक या दो सदनों से मिलकर के बनेगा। एक या दो सदनों से, ऐसा नहीं कहा गया कि 2 सदनों से मिलकर के बनेगा, फिक्स नहीं है। एक या 2 सदनों से मिलकर बनेगा, उसकी बात हम आगे देखेंगे। तो वो 2 सदन कौन हो सकते हैं? विधान परिषद 169 और विधानसभा 170। जिस प्रकार से सेंटर में संसद, यहां विधानमंडल, सेंटर के अंदर राज्यसभा,
राज्यसभा का पहले नाम क्या था? राज्य परिषद। तो ध्यान रखिएगा, राज्य परिषद के साथ जोड़कर रखना अपने को किसको? विधान परिषद को। और लोकसभा के साथ जोड़कर रखना है किसको? विधानसभा को। ठीक है, आसानी से याद हो जाएंगे। उसके बाद में सेम वही संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली के तहत कार्यपालिका दो प्रकार की, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। तो नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख यहाँ कौन होगा? तो राज्यपाल होगा। राज्यपाल होता है यहाँ पे 153 के तहत। और फिर देखते हैं हम मुख्यमंत्री, यहाँ आएगा मुख्यमंत्री, तो 163 के तहत मुख्यमंत्री यहाँ पे देखेंगे हम। और मुख्यमंत्री के अलावा यहाँ पे हम देखेंगे मंत्री परिषद। ठीक है दोस्तों, यहां आ जाएगी हमारे पास में मंत्री परिषद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में हम बात करें तो हमारी न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत न्यायपालिका है, यानी कि राज्य स्तर पर सबसे ऊंचा कौन सा न्यायालय होगा? उच्च न्यायालय होगा। राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय होगा और पूरे देश स्तर पर कौन सा होगा? उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय जिसे हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट यहाँ पे हम देखेंगे किस अनुच्छेद के तहत? 214 के तहत। ठीक है, वहां हमने सुप्रीम कोर्ट का देखा था। सुप्रीम कोर्ट थी 124 और हाई कोर्ट ध्यान रखनी है 214। ठीक है ना, थोड़ा सा ही चेंज लाना है अपने को वहां पे, और यहाँ अपने को अनुच्छेद अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए, ये हमारे पास में है राज्य सरकार का ढांचा। ठीक है, उसके बाद में अब हम देखते हैं आगे विधानसभा और विधान परिषद में क्या डिफरेंस रहेगा। ठीक है, हम यहीं से शुरू करते हैं, व्यवस्थापिका से ही शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राज्य की व्यवस्थापिका। राज्य की व्यवस्थापिका, तो हम देखते हैं अनुच्छेद 168 के तहत, अनुच्छेद 168 के तहत राज्य में एक विधान मंडल होगा। राज्य में एक विधान मंडल होगा जो एक या दो सदनों से मिलकर बनेगा। एक या दो सदनों से मिलकर के बनेगा। और उसमें एक सदन कौन सा होगा? विधान परिषद। और दूसरा 170 के तहत विधान सभा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, विधान सभा जो है, विधानसभा ये सभी राज्यों के अंदर है, यानी ये होनी जरूरी है। ये कौन सा है? ये विधानसभा लोकसभा है। जैसे लोकसभा जनता का सदन है, उसी प्रकार से विधानसभा भी क्या है? जनता का सदन है। तो इसीलिए जनता का सदन होना आवश्यक है। ठीक है ना, तो विधान परिषद आवश्यक नहीं है। ये विधानसभा पर डिपेंड करता है कि वो विधान परिषद का गठन करना चाहती है या नहीं करना चाहती। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, विधानसभा 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में है, जबकि विधान परिषद 6 राज्यों में ही है केवल। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये सभी राज्यों में होना अनिवार्य नहीं है। एक या दो सदन, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। एक जो होगा वो कौन सा होगा? वो विधानसभा होगी। ठीक है, इस प्रकार से कुल मिलाकर के हमारे देश में 31 विधानसभाएं हैं। ध्यान रखिएगा, कुल कितनी विधानसभाएं हैं? 31 विधानसभाएं हैं। और 31 विधानसभाओं में हम अगर बात करते हैं तो 4120 एमएलए बनते हैं। 4120 एमएलए बनते हैं। कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है अगर कोई आंकड़े बदले हो तो, लेकिन 4120। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं विधानसभा और विधान परिषद में डिफरेंस क्या है। ठीक है, जैसे हमने लोकसभा और राज्यसभा को अलग अलग बांटा था, उसी प्रकार से इनको देखते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे विधानसभा, और एक हम लिख लेते हैं विधान परिषद। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जरा, विधानसभा जो है ये कौन सा सदन है? निम्न सदन है, निम्न सदन है। और ये कौन सा है? उच्च सदन है, उच्च सदन है।
इसे हम प्रथम सदन कहेंगे। जिस प्रकार से हमने सीढ़ियां बनाई थी ना, वही ध्यान रखना है अपने को। ये प्रथम सदन है और ये द्वितीय सदन है, द्वितीय सदन। उसके बाद हम देखते हैं ये कैसा है, अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। और ये कैसा है, स्थायी सदन है। ठीक है, अगर है तो ये स्थायी है, नहीं तो ये है ही नहीं। ठीक है ना। तो उसके बाद हम बात करते हैं आगे। अब अस्थायी है क्यों? क्योंकि इसका कार्यकाल कितना, 5 वर्ष का होगा। इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। और इसका कार्यकाल कितना, इसका कोई कार्यकाल नहीं, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष। और वही कंडीशन, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे या बदल जाएंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना अपने को यहाँ पर। उसके बाद हम फिर बात करते हैं आगे कि ये क्या है, जनता के अंदर लोकप्रिय सदन है। कैसा है ये, लोकप्रिय सदन है, जबकि ये अलोकप्रिय सदन है, अलोकप्रिय। जनता का इस पर कोई ज्यादा सीधे तौर पर प्रत्यक्ष इन पर इनसे कोई संबंध नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ जो चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। जबकि यहाँ पर होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं। और यहाँ प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा, जनता के द्वारा होते हैं, जनता के द्वारा होते हैं। जबकि यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से जो होते हैं, इसकी 3-4 कंडीशन है। ठीक है, उसको मैं आपको आगे समझा दूंगा कि किस किस प्रकार से इसके सदस्य कहाँ से आते हैं। ठीक है, चलिए देखें। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए सदस्य की आयु सीमा जो चाहिए वो 25 वर्ष आयु सीमा है। और इसके लिए कितनी, 30 वर्ष आयु सीमा। और अस्थायी सदन है, ये स्थायी हो जाएगा, 5 वर्ष कार्यकाल, 6 वर्ष कार्यकाल। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव है, 25 वर्ष और 30 वर्ष है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई बात एक आधी रह भी जाती है तो आप उसको राज्यसभा लोकसभा के साथ मैच करके देखें कि कौन सी बात अपनी यहाँ पे रही है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। आगे हम देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सीटों के बारे में। तो इसकी अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, अधिकतम, तो अधिकतम लोकसभा विधानसभा की सीटें 500 हो सकती हैं और न्यूनतम सीटें हो सकती हैं 60। जबकि विधान परिषद की अधिकतम सीटें हो सकती हैं विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3। यानी इसकी अधिकतम सीटें कितनी होंगी, जितनी उस राज्य की विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, विधानसभा की जितनी सीटें हैं उसका 1/3 सदस्य संख्या यहाँ पे हो सकती है। और न्यूनतम कितनी होंगी, 40, 40 से कम नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि देखिए जरा, अधिकतम जो सीटें हैं, सर्वाधिक सीटें किस राज्य की हैं, तो सर्वाधिक सीटें हैं यूपी की, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं वो है 403। और यहाँ बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर विधान परिषद है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में क्या है, विधान परिषद है। और विधान परिषद की कितनी, 100 सीटें हैं यहाँ पर। और हम सबसे कम की बात अगर करें तो सबसे कम यहाँ पर ध्यान रखिएगा, न्यूनतम 60 हो सकती हैं। लेकिन इसका अपवाद क्या है, सिक्किम, सिक्किम के अंदर, सिक्किम में सबसे कम 32 सीटें हैं। और गोवा के अंदर जो है वो 40 सीटें हैं। इसके अलावा पुडुचेरी जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर 30 सीटें हैं। ठीक है ना, तो केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाए कि सबसे कम विधानसभा की सीटें किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तब नाम आएगा पुडुचेरी का, क्योंकि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो ऑप्शन में सबसे कम है वही अपन देखेंगे। अगर पूछे सबसे कम किस राज्य की है, तब हम नाम किसका देंगे, सिक्किम का, 32 सीटें हैं सिक्किम के अंदर। यहां हम बात करते हैं तो सबसे कम 40 सीटें हो सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 370 के हटने के बाद, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 370 कहाँ था, जम्मू कश्मीर से संबंधित था ना। तो अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो विधान परिषद थी उसे समाप्त कर दिया गया। अब मैं थोड़ा सा आपको उनके बारे में बता देता हूं कि 6 राज्य जो है हमारे पास में वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, यही हम बात कर लेते हैं कि 28 राज्य तो हैं हमारे पास में, 28 राज्य हैं, जितने भी 28 राज्य हैं उनमें विधानसभा है, प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें से एक है दिल्ली, एक पुडुचेरी और तीसरा आ गया हमारे पास में जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों,
जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पर 70 सीटें हैं विधानसभा की, 30 और 114 ये विधानसभा है इन तीनों के अंदर। इधर हम देखते हैं विधान परिषद के बारे में। तो विधान परिषद ध्यान रखिएगा 6 राज्यों के अंदर है। पहली कहाँ आ गई? उत्तर प्रदेश के अंदर आ गई है। दूसरी हम देख लेते हैं यहाँ पे बिहार। तीसरी हम देखते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। चौथी हम देखते हैं कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में तेलंगाना, तेलंगाना के बाद में महाराष्ट्र। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में बिहार के अंदर है 58, आंध्र प्रदेश में 58, कर्नाटक में 75, तेलंगाना में 40 और महाराष्ट्र के अंदर है 78। इससे पहले हम देख रहे थे 370 अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर में भी क्या थी? विधान परिषद थी। जम्मू कश्मीर की जो विधान परिषद थी उसमें 36 सीटें थी, जो कि एक अपवाद स्वरूप न्यूनतम से कम थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की विधान परिषद जो है वो समाप्त कर दी गई है। हाँ, ये बन सकता है क्वेश्चन कि किस केंद्र शासित प्रदेश की विधान परिषद को समाप्त किया गया है। तो कौन से केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा को समाप्त किया गया है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी विधान परिषद को समाप्त किया गया है। क्लियर दोस्तों? तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है अपने को। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे कम सीटें किसके पास में आ जाती हैं? सिक्किम, गोवा के पास में राज्यों में, और केंद्र प्रदेश में पुडुचेरी का नाम आता है। इसके बाद इसी तरह हम देख रहे थे सर्वाधिक सीटें यूपी की है, यहाँ 403 है और यहाँ 100 है, और न्यूनतम सीटें यहाँ हमने देख ली थी। इधर हम न्यूनतम सीट की बात करते हैं तो देखिए तेलंगाना की 40 सीटें हैं, सबसे कम 40 के इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम ये भी नहीं कहेंगे कि न्यूनतम से भी कम सीटें कहाँ पर है। ठीक है ना, तो अब ये सब क्वेश्चन बन सकता है कि विधान परिषद की किस राज्य की सीटें सबसे कम हैं? तो तेलंगाना की सीटें सबसे कम है और सबसे अधिक किसकी हैं? यूपी की है। चलिए आगे देखें। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान की। तो राजस्थान की विधानसभा जो है, राजस्थान की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो 200 सीटें। यहाँ राजस्थान की विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं, जबकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। यदि मान लेते हैं कि अगर हो तो अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? तो ध्यान रखिएगा, अधिकतम विधान परिषद में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3। कुल सदस्य संख्या कितनी है? 200। तो यहाँ अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? 66 सीटें हो सकती हैं यहाँ पे अधिकतम। ठीक है, और कम से कम 40 हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल है। परिषद के थोड़ा सा चुनाव के बारे में बात करते हैं। तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका चुनाव अलग अलग डिवाइडेशन किया गया है कि 1/3 सदस्यों का चुनाव, 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा द्वारा किया जाएगा। विधानसभा द्वारा किया जाएगा। ठीक है, विधानसभा द्वारा चुने जाएंगे 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य। उसके बाद देखिए जरा, 1/3 सदस्य है स्थानीय निकायों से चुने जाएंगे। स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाएंगे। और 1/12 सदस्य है शिक्षकों द्वारा चुने जाएंगे। शिक्षकों द्वारा चुने जाएंगे जो माध्यमिक स्तर के जो विद्यालय हैं उनसे ऊपर के जो विद्यालय हैं, ठीक है, उन विद्यालयों में 3 वर्ष से कम 3 वर्ष से अधिक समय तक उन्होंने कार्य यहाँ पे अध्यापन करवाया हो, तो इतने उनके द्वारा ये सदस्य संख्या का चुनाव किया जाएगा। और 1/12 सदस्य है स्नातकों द्वारा
चुनाव किया जाएगा 1/12 सदस्यों का। और कितना, वो भी 3 वर्ष, कम से कम 3 वर्ष पहले, कम से कम 3 वर्ष पहले वो अपना स्नातक पूरा कर चुके हों, उनके द्वारा ये 1/12 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और अंत में 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और किस प्रकार के, जिस प्रकार राज्यसभा में होते थे कला साहित्य खेल विज्ञान, ठीक है, कला साहित्य खेल विज्ञान के जो ख्यातिबद्ध व्यक्ति हैं उनको क्या किया जाएगा, यहाँ पे राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा। और इसी के साथ हम देख लेते हैं कि राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में अनुच्छेद 333 के तहत मनोनीत किया जाता है। जबकि अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। क्लियर दोस्तों, ये इनके बारे में है मनोनीत करने का। यहाँ राष्ट्रपति करेगा लोकसभा में, जबकि विधानसभा में राज्यपाल करेगा। हालांकि राजस्थान की विधानसभा में ऐसा कोई सदस्य नहीं है, 200 के 200 सदस्यों पर इलेक्शन होते हैं। कुछ राज्य हैं जिनमें राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जहां हम उन्हें चाहिए होता है कि हाँ, इस राज्य के अंदर NRI जो हैं या जो विदेशी लोग जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं, तो उस राज्य का राज्यपाल चाहे तो उनको नियुक्त मनोनीत कर सकता है एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार की प्रक्रिया है। हालांकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, इसलिए हमारे सामने खुल करके नहीं आता कि हम इसका चुनाव कहाँ से करेंगे, किनको उठाएंगे। ठीक है, कौन करेगा ये हमारे सामने आ जाता है कि ये लोग कर करके भेजेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि विधान परिषद के गठन के बारे में। विधानसभा का गठन जो है वो 170 में किया जाता है, जबकि विधान परिषद का गठन 169 के तहत किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, जबकि हम जानते हैं कि विधानसभा को भंग किया जा सकता है। विधानसभा, ठीक है, उसको 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है, जबकि विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते क्योंकि वो स्थायी सदन है, जबकि उसे समाप्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे जरूर बनता है, ध्यान रखिएगा। समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। दोबारा से समझिए जरा, अनुच्छेद 169 के तहत विधानसभा विधान परिषद का गठन भी कर सकती है और विधान परिषद का उसे समाप्त भी कर सकती है। ठीक है, विधान परिषद का विघटन भी कर सकती है, उसे समाप्त भी कर सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर भंग शब्द आ जाए, भंग उसे कहते हैं कि जितने भी सदस्य बैठे हैं उनको भंग कर दिया गया, यानी उन्हें क्या कर दिया गया है, विघटित कर दिया गया है कि अब इलेक्शन जो है वो दोबारा से होंगे। लेकिन यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, यहाँ इलेक्शन दोबारा से होने वाली कोई कंडीशन नहीं होती। इसे या तो इसका गठन किया जाएगा या इसे समाप्त किया जा सकता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब इसका जो गठन कर सकती है तो वो करती है विधानसभा। तो विधानसभा की शक्तियों में ही आ जाएगा कि वो विधान परिषद का गठन कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो विधान सभा द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास किया जाता है और इस प्रस्ताव को कहाँ, राज्यपाल के पास भेजा जाता है। अगर राज्यपाल इसकी सहमति देता है तो फिर ये प्रस्ताव संसद के पास जाता है और संसद भी अगर इस पर सहमति देती है तो ऐसी कंडीशन में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। विधान परिषद का गठन किया जा सकता है और इसी प्रकार से विधान परिषद का समापन भी किया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं कि सबसे अंतिम विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य कौन सा है। तो विधान परिषद को
समाप्त करने वाला तमिलनाडु जो राज्य है, इसने 2010 में विधान परिषद को, अपनी विधान परिषद को समाप्त किया है। यानी इससे पहले तमिलनाडु में भी विधान परिषद थी। अब हम सुनते हैं 2020 के अंदर, ध्यान रखिएगा, फरवरी का महीना, फरवरी 2020 के अंदर आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, अब वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, क्योंकि आंध्र प्रदेश में हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, वर्तमान में आंध्र प्रदेश में 58 सदस्यीय विधान परिषद है, 58 सदस्यीय विधान परिषद है। तो वर्तमान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन, ठीक है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो है जगन मोहन, जो YSR रेड्डी के बेटे हैं, YSR रेड्डी के बेटे हैं जगन मोहन। अब ये क्या कर रहे हैं, अब आंध्र प्रदेश की विधान परिषद को समाप्त कर रहे हैं ये, यानी इनकी कैबिनेट ने प्रस्ताव जारी किया है कि आंध्र प्रदेश की विधान परिषद को समाप्त किया जाएगा, और उस प्रस्ताव को कहाँ भेजा गया, विधानसभा में भेजा गया, और विधानसभा में 175 में से 133 मत जो हैं वो इसके पक्ष में मिले हैं कि ठीक है, इसकी विधान परिषद को समाप्त किया जाए। तो क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य होते हैं, ये किसी विधेयक को पास करने के लिए उसमें आनाकानी कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा समय ले सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसको क्या है, इस संविधान मतलब कानून बनाने में समय लगता है। दूसरी बात कि उनको वेतन भत्ते देने हैं, इससे राज्य की संचित निधि पर भार अधिक पड़ता है। ये 2-3 कंडीशन थी जिस कारण से इन्होंने ये निर्णय लिया है। हालांकि 2007 के अंदर YSR रेड्डी जो हैं, इन्होंने ही आंध्र प्रदेश की विधान परिषद का गठन किया था, और उससे पहले 1985 के अंदर आंध्र प्रदेश की विधान परिषद का यहाँ पे समापन किया गया था। ध्यान रखिएगा, पहली बार आंध्र प्रदेश की विधान परिषद का समापन कब किया गया, 1885 में। इसे दोबारा से शुरू किया YSR रेड्डी ने, और वर्तमान में इसे समाप्त कर रहा है कौन, जगन मोहन रेड्डी जो है। तो YSR रेड्डी के बेटे हैं ये। तो अब ये मुख्यमंत्री हैं, और अब इन्होंने इसको क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। कब, 2020 के अंदर इन्होंने प्रस्ताव पास कर दिए। कहां से, विधानसभा से प्रस्ताव पास हो चुका है। इसके बाद में राज्यपाल इस पर अनुमोदन देंगे, राज्यपाल सहमति देंगे, तो ये जाएगा कहां, संसद में जाएगा। और जैसे ही संसद इसको पास करेगी तब जाकर के ये क्या हो जाएगी, इसकी विधान परिषद समाप्त हो जाएगी। तब तक वो अपने तरीके से जैसे काम चल रहा था उसका, वो अपने तरीके से काम करती रहेगी, ठीक है ना। तो अभी तक इसका निर्णय सामने नहीं आया है कि वो समाप्त हो चुकी है या नहीं, अभी तक ये मामला लटक रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, 2020 में इसका प्रस्ताव पास हो चुका है। कहां से, आंध्र प्रदेश की विधानसभा से। क्लियर दोस्तों। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन है, तो जगन मोहन है, ठीक है। ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, इसका गठन भी किया जा सकता है और इसका समापन भी किया जा सकता है। किसके द्वारा, विधानसभा के द्वारा। क्लियर। अब आगे देखते हैं विधानसभा की अन्य शक्तियों के बारे में देखते हैं। उनमें से एक शक्ति हमारे पास में ये भी आ जाती है। तो देखिए जरा, विधानसभा की शक्तियां। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विधायी शक्तियों के बारे में। विधायी शक्तियां, तो देखिए जरा, विधायी शक्तियां यानी विधि निर्माण की शक्तियों की बात करें तो विधानसभा, राज्य सूची व समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाती है। विधानसभा राज्य सूची व समवर्ती सूची पर जो विषय इसमें हैं उन पर कानून बनाती है। उसके बाद देखिए जरा, ये विधि निर्माण की शक्ति होगी इसकी। उसके बाद देखिए वित्तीय शक्तियों की बात करें। वित्तीय शक्तियां, तो जो राज्य का वित्त विधेयक होता है, जो राज्य का वित्त विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है, ये विधेयक कहाँ जाएगा। अब हालांकि है तो विधानसभा ही है पहली, तो विधानसभा में जाएगा। लेकिन फिर भी अगर जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है,
वहां पर अपने को ध्यान रखना है कि ये केवल और केवल कहाँ जाता है, विधानसभा में जाता है। जैसे केंद्र का वित्त विधेयक कहाँ जाता है, लोकसभा में ही जाता है, राज्यसभा उसे 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती। उसी प्रकार से ये वित्त विधेयक जो है वो कहाँ जाएगा, विधानसभा में ही जाएगा, विधान सभा में ही जाएगा। और विधान परिषद इसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है, केवल 14 दिन तक रोक सकती है। क्लियर दोस्तों? तो इस प्रकार से याद रखना, ये वित्त विधेयक, वित्त की वित्तीय शक्ति आ गई यहाँ पे। और इसी प्रकार से सामान्य विधेयक, ये तो वित्तीय विधेयक है, इसे 14 दिन तक रोक सकती है। सामान्य विधेयक जो है उस विधेयक को भी सामान्य साधारण विधेयक, ठीक है ध्यान रखिएगा, साधारण विधेयक को भी विधान परिषद 3+1 4 माह के लिए रोक सकती है, 4 माह के लिए रोक सकती है, और उसे पुनर्विचार के लिए भी भेज सकती है। ठीक है, इस प्रकार से ये इसके पास में साधारण विधेयक को लेकर के शक्ति होती है, किसकी, विधान परिषद की। ध्यान रखिएगा, विधान परिषद इसे सिर्फ 4 माह तक रोक सकती है, और इसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है, इससे ज्यादा नहीं रोक सकती। इसके बाद हम बात करते हैं चुनाव संबंधी शक्ति। तो चुनाव संबंधी शक्ति की अगर हम बात करें तो यहां आ जाएगा विधानसभा जो है, अध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। इसके अलावा विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव करती है। उसके बाद देखिए जरा, विधानसभा जो है वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करती है। ठीक है, राज्यसभा में सदस्य चुन करके भेजती है राज्य की विधानसभा। और इसी प्रकार से विधानसभा जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। ध्यान रखिए, ये इसकी चुनाव संबंधी शक्तियां हैं कि विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी कौन, विधानसभा के सदस्य है। विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव करेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे, और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जबकि विधान परिषद जो होती है, विधान परिषद केवल अपने में से सभापति और उपसभापति का चुनाव करती है, उपसभापति का ही चुनाव करती है। ये विधान परिषद की चुनाव की शक्ति है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमने साधारण विधेयक में यहाँ देख लिया है, विधायी शक्तियों में विधानसभा राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाएगी, जबकि उस विधेयक को ये कितने माह तक, 4 माह तक रोक सकती है। और इसके बाद देखें जरा, वित्तीय शक्तियों को हम देख लिया कि 14 दिन तक रोक सकती है ये। और यहाँ पर चुनाव संबंधी क्या आ गया, यहाँ पे सभापति उपसभापति का ही चुनाव करती है। अंत में देखते हैं कार्यपालिका शक्तियां। तो ध्यान रखिएगा, मंत्री परिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो राज्य की मंत्री परिषद होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसीलिए विधानसभा ही मंत्री परिषद के खिलाफ क्या लाती है, अविश्वास प्रस्ताव लाती है। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, विधानसभा ही ला सकती है, जबकि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती। ठीक है, इसमें अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता। तो ये देखना अपने को, ये मंत्री परिषद जो है राज्य की मंत्री परिषद, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, इसलिए मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्लियर दोस्तों, ये हमारे पास में क्या आ गई, यहाँ पे इसकी विधानसभा की शक्तियां आ गई हैं। नेक्स्ट हम थोड़ी सी राजस्थान की विधानसभा के बारे में, राजस्थान की विधानसभा की अगर हम बात करें तो विधानसभा के लिए प्रथम चुनाव जो हुए थे, प्रथम विधानसभा के लिए जो चुनाव हुए ये चुनाव हुए थे 4 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी 1952 को इसके चुनाव हुए थे राजस्थान विधानसभा के लिए। ठीक है, और प्रथम जो विधानसभा है, प्रथम विधानसभा का अगर हम बात करें तो इसका गठन कर दिया गया था
29 फरवरी 1952 को इसका गठन कर दिया गया था और ये चली थी 23 मार्च 1957 तक। क्लियर दोस्तों। इसके अंदर जो सीटें थी वो 160 सीटें थी, कुल सदस्य सीट जो थी वो 160 थी। और यहाँ प्रथम अध्यक्ष जो बनते हैं, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो हैं ये हमारे पास में होते हैं नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए जरा, अब 1956 में ही, जैसे ही 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट पूरा होता है और अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में सम्मिलित कर लिया जाता है, तो अजमेर मेरवाड़ा की आपने देखा होगा धारा सभा हम पढ़ते हैं। धारा सभा के अंदर कितनी सीटें थी? 30 सीटें थी, जिनको इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। तो 160 प्लस 30 ये हो जाती है 190। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान की जो छठी विधानसभा है, छठी विधानसभा, इस विधानसभा का कार्यकाल 1977 से लेकर के रहता है 1980 का। और इस विधानसभा के लिए प्रथम बार 200 सदस्य संख्या पर यानी सीटों पर इलेक्शन होते हैं। 200 सीटों पर इलेक्शन होते हैं। ये 200 सदस्यों पर जो इलेक्शन होते हैं वो कौन सी विधानसभा है? छठी विधानसभा में होते हैं, जबकि उससे पहले 160 सदस्य थे और 1956 में कितने बढ़कर कितने हो गए थे? 190 हो गए थे। अब छठी विधानसभा से लेकर के वर्तमान में 15वीं विधानसभा है, 15वीं विधानसभा है। और 15वीं विधानसभा का कार्यकाल 12-18, ठीक है, यानी 12 दिसंबर 2018 से शुरू होता है। ठीक है। और ये चलेगा दिसंबर 2023 तक। ठीक है। 5 साल का कार्यकाल, वो अलग बात है, पहले खत्म होती है किस प्रकार से। तो ये 5 साल का कार्यकाल रहा था सामान्यतः। और यहाँ कितनी सीटों पर इलेक्शन हुआ है? तो 200 सीटों पर यहाँ इलेक्शन हुआ है। तो कब से शुरू हो रहा है? ये छठी विधानसभा से शुरू होता है। अब हम देखते हैं कि इस विधानसभा के अंदर जो अध्यक्ष हैं वो है चंद्र प्रकाश जोशी। चंद्र प्रकाश जोशी, ध्यान रखिएगा। यहाँ था नरोत्तम लाल जोशी और यहाँ पर है चंद्र प्रकाश जोशी। उसके बाद देखिए जरा, यहाँ पर विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष के नेता जो हैं वो है गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया जो है यहाँ विपक्ष के नेता है, जो किसके हैं? बीजेपी के हैं। ठीक है ना, यानी विपक्षी दल का नेता है वो। और जबकि पक्ष दल का जो होता है उसे सदन का नेता कहा जाता है। जो अशोक गहलोत हैं वो पक्ष के नेता हैं, यानी सरकार के नेता हैं, उन्हें सदन का नेता कहा जाता है और दूसरे को विपक्ष का नेता कहा जाता है। ठीक है। अब गुलाब चंद कटारिया जो हैं ये सबसे उम्रदराज हैं, सबसे वरिष्ठतम सदस्य हैं विधानसभा के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, जब ये अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी 16 जनवरी 2019 को। ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष की नियुक्ति कब की गई? 16 जनवरी 2019 को। जबकि इस विधानसभा का गठन कब हो गया था? 12 दिसंबर 2018 को हो गया था। तो ध्यान रखना अपने को बात क्या कि सबसे पहले राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में प्रोटेम स्पीकर बनाता है। प्रोटेम यानी स्पीकर का मतलब, प्रोटेम स्पीकर का मतलब है अस्थायी अध्यक्ष बनाता है। तो वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे गुलाब चंद कटारिया, जो कि विधानसभा के 15वीं विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष रहते हैं। और अस्थायी अध्यक्ष का कार्य क्या होता है कि जब तक जो नवगठित विधानसभा है उसकी अध्यक्षता करना। दूसरी बात कि उनको जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाना। और तीसरी बात कि जो जब तक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं होता उनका चुनाव करवाना और सदन की अध्यक्षता करना। क्लियर दोस्तों, 3 बात याद रखनी है। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, और ये अस्थायी अध्यक्ष है, यानी जैसे ही अध्यक्ष अपने पद पे आ जाएगा इसका कार्यकाल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और सभी को शपथ दिलाने का काम किसका होता है? अस्थायी अध्यक्ष का होता है। और ये जरूरी नहीं है कि विपक्ष का नेता ही
प्रोटेम स्पीकर हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो गुलाब चंद कटारिया हैं ये सबसे वरिष्ठतम हैं विधानसभा में, और विधानसभा में सबसे वरिष्ठतम चाहे किसी भी पार्टी का हो उसे एक बार प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, और उसका काम सिर्फ नवगठित विधानसभा का अध्यक्षता करना और शपथ दिलाना और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करवाना, ये 3 काम होते हैं इसके। तो ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? चंद्र प्रकाश जोशी हैं, और विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया, और सदन के नेता अशोक गहलोत। क्लियर दोस्तों, ये हमारे पास में राजस्थान की विधानसभा, और आज हमने देखा है राज्य की व्यवस्थापिका को देखा है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए इसको रीडिंग करें और आगे बढ़ते रहें।